हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा था पाषाण काल, और पाषाण काल में हमने देखी थी जितनी भी साइट्स थी महत्वपूर्ण वो हमने पढ़ ली थी। आज हम शुरू करेंगे रिवर वैली सिविलाइजेशन से, नदी घाटी सभ्यता से। रिवर वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कहेंगे इसको नदी घाटी सभ्यता। तो नदी घाटी सभ्यताएं वो सभ्यताएं होंगी जो मेनली बड़ी नदियों के किनारे बसाए गए शहर हैं। एंशिएंट टाइम में जब कुछ नहीं था तो लोग नदियों के किनारे ही सभ्यताओं या शहरों को बसाया करते थे ताकि ज़्यादा दूर ना जानी पड़े, क्योंकि उस टाइम में जो पानी का स्रोत था वो या तो बारिश थी या फिर नदियाँ थी। उसके अलावा हमें पानी कहीं से नहीं मिलता था क्योंकि नहरों का जाल उस टाइम बिछाया नहीं गया था। तो इसलिए जो सारी बड़ी सभ्यताएं मिली हैं हमें नदियों के किनारे ही मिली है। उसमें जो हमें पढ़नी है मेनली वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसका एक और नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस सभ्यता के दो नाम कैसे पड़े? तो जब इस सभ्यता को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, तब जो पहला शहर मिला था वो था हड़प्पा। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा रख दिया गया। लेकिन जब और जब खुदाई की गई अलग अलग शहरों में तो इसके और नए शहर निकलते गए और सभी इसी सभ्यता से लिंक थे। तो देखा गया कि जितने भी शहर निकले थे बड़े, वो या तो इंडस के किनारे बसे हुए थे, सिंधु के किनारे बसाए गए थे, या फिर सिंधु घाटी सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उसके किनारे पर बसाए गए थे। तो इस सभ्यता का दूसरा नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हड़प्पा सभ्यता अलग है और इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है। ये दोनों एक ही सभ्यता के दो नाम हैं। अगर बात करें तो ये ताम्रपाषाणिक है, ताम्रपाषाणिक सभ्यता है, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम दिया गया। कांस्य युगीन सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें तांबे के साथ साथ कांसे का भी यूज किया गया था। तांबे का यूज तो देखो हो ही जाएगा, जब कांसा बनाएंगे तो कांसे में तांबा और टीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें 80% के करीब तांबा होता है और 20% के करीब टीन का यूज किया जाता है ना। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया और ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी माना जाता है। और इसके अलावा मैं अगर इसकी टाइम की बात करूं तो इसका टाइम स्पैन जो है वो होगा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। जो इसका टाइम पीरियड है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि ये BC क्या है। ये BC वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये BC है। चलो मैं इसको समझा देता हूँ कि जब कैलेंडर बनाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं से तो जीरो लेना जरूरी था, तभी शुरुआत हुई है ना, तभी आज हम 2020 तक पहुँचे हैं। तो ये देखा गया कि जीरो कहाँ से लें, तो बात चली, तब पता चला कि ये काम करते हैं कि जीरो मान लेते हैं ईसा मसीह के जन्म को। ठीक है, जब ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना तो उसके बाद 1 सदी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और आज हम आ गए 2020 तक। ऐसे करते करते, पर दुनिया तो इससे पहले भी थी, तो इसके पहले वालों को कैसे डिनोट करेंगे? ये तो आफ्टर क्राइस्ट हो गए, लेकिन इसके पहले वालों को कैसे डिनोट करेंगे? तो उसके पहले को डिनोट करने के लिए किया गया BC। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो जैसे अब हम सभी को पता है कि ईसा मसीह का एक नाम जीसस भी है, जीसस क्राइस्ट, जैसे बहुत सारी फिल्मों में आपने सुना भी होगा। तो बिफोर क्राइस्ट ये हो जाएगा कि -1, -2, -3। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3 साल पहले। ठीक है, इनको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करूं
कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में, ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में। देखने में तो ये उल्टा लगता है, लेकिन ये सही है। इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो हुआ ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले, ठीक है। तो बीसी का मतलब मैंने बता दिया आपको, बिफोर क्राइस्ट। एक रह गया एडी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी क्या है? एन्नो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, इसका टाइम स्पैन मैंने आपको लिखवाया था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले की ये सभ्यता थी जो जब इसकी शुरुआत हुई, और ईसा मसीह के जन्म से 1750 साल पहले इस सभ्यता का अंत हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या उस समय दुनिया में सिर्फ ये इकलौती सभ्यता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कंटेम्प्रेरी और भी सभ्यताएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ है? तो ये है इराक में, ठीक है। इराक में अभी अपने बात कर रहे हैं किसकी? नदी घाटी सभ्यता की। तो ये किसी ना किसी नदी के किनारे तो होगा। तो नदी कौन सी है? नदी है टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक है। इसको दजला और फरात भी बोलते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। माना जाता है कि ये दोनों प्रेमी थे, प्रेमी प्रेमिकाएं थे, तो इनके नाम पर रख दिया। इसके संगम पर ये सभ्यता पाई गई थी। इराक जो है वो इसी टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। इस सभ्यता का एक और नाम है, तो लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। एक सभ्यता और है, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जाहिर सी बात है मिस्र में ही है, और किस नदी के किनारे है? तो आप सभी को पता है मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सभ्यता भी नील नदी के किनारे ही बसी हुई है। एक सभ्यता और लिख लीजिए आप, चीन की सभ्यता या चीनी सभ्यता। ये किस नदी के किनारे है? तो हांगहो नदी है चीन में, एक हांगहो नदी के तट पर यह सभ्यता बसी हुई है। इनसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हमसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी पूछ लो तो बड़ी बात है। फिर भी फॉर नॉलेज आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं वापस अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया कितना है? अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसका शेप है ट्रायंगुलर। अगर मैं बात करूं कि इसके सबसे ऊपर कौन सा शहर था, सबसे नीचे कौन सा शहर था, सबसे दाएं सबसे बाएं, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर इसके शहरों की बात करूं, जैसे भारत में भी हैं, ऊपर ही ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे नीचे इंदिरा पॉइंट, वैसे ही तो इसका सबसे नॉर्थ पॉइंट, सबसे ईस्ट, सबसे साउथ और सबसे वेस्ट पॉइंट। तो उत्तर में है इमांडा। ये कहाँ है? तो J&K में। अगर पूर्व में पूछूं तो है आलमगीरपुर, ये है यूपी,
अगर पश्चिम में पूछूं तो ये है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और अगर दक्षिण में पूछूं तो ये है दैमाबाद। ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद करने ज़रूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई। हुआ यह था कि 1920-21 में लाहौर से मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तो यहाँ ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने अधिकारी को जाके बोला कि पास में ही एक खंडर है, वहाँ से हम ईंटें ले सकते हैं। तो अधिकारी ने परमिशन दे दी। अब जब अधिकारी ने परमिशन दे दी तो मजदूरों ने ईंटें लाना शुरू कर दिया। ईंटें ला के इन्होंने रेलवे ट्रैक का काम शुरू किया। उसी समय जो दयाराम जी साहनी थे उनकी नियुक्ति हो रखी थी एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यूनाइटेड प्रोविंस में। तो वो एक दिन ऐसे ही यहाँ पे ब्यौरा करने आए। तो जब उन्होंने इन ईंटों को देखा तो इनको ये ईंटें थोड़ी अलग लगी, क्योंकि उस टाइम तो ऐसी ईंटें नहीं बन रही थी, तो बहुत पुरानी ईंटें थी। तो इन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि जो ईंटें हैं वो पास के खंडर से लाई गई है। तो जब उन्होंने जाके खंडर का ब्यौरा किया तो उनको थोड़ी जिज्ञासा जगी, तो उन्होंने खुदाई करवाई तो वहाँ एक बड़ी इमारत निकल गई। तो और जिज्ञासा जगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने आसपास का पूरा जब एरिया की खुदाई कराई तो एक पूरा शहर बाहर आ गया। तो पता चला कि यह हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी हुई थी यहाँ पर। हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो नियरेस्ट लोकेलिटी थी यहाँ पर उसका नाम हड़प्पा था, चाहे वो गांव हो या कुछ भी था, उसका नाम ही हड़प्पा था, इसलिए इस शहर को भी नाम दे दिया गया हड़प्पा। तो जब ये पहला शहर मिला तो सोचा कि ऐसा एक ही शहर होगा, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। फिर धीरे धीरे जब और खुदाई होती गई तो ऐसे और शहर निकले और सारे के सारों में बहुत सारी सिमिलैरिटी थी। तो पता चला कि ये तो सारे कंटेम्प्रेरी हैं और एक दूसरे के जैसे ही हैं और ये पूरी एक ही सभ्यता है। तो इसलिए फिर जब नए शहर खोजे तो एक मोहनजोदड़ो, चंदूगढ़, इन सब के बारे में अपने अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये जब मिले तो इन सब में एक चीज़ कॉमन मिली, क्या कि ये सारे के सारे बड़े शहर सिंधु नदी के किनारे बसे थे या फिर सिंधु घाटी के ब्यूटरी के आसपास बसे हुए शहर थे। तो फिर इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया गया, लेकिन आज भी इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सब समझ आया होगा, याद भी हुआ होगा। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन शहरों को खोजा गया, इन शहरों से क्या क्या मिला, किसने इनकी खोज की, किस नदी के किनारे बसा है और इसकी वर्तमान स्थिति इन शहरों की क्या है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।